हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और जैसा कि आपको पता है, आपका पूरा का पूरा सिलेबस 11th का 12th का, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो और चाहे वो जेई के लिए हो, इस चैनल पे पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, 2026 के लिए जो भी आपका सिलेबस रहेगा, जो भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं और अब मंडे से आपको डीपीपीज भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मीन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैनल पे आप बने रहना। ठीक है, कहाँ बने रहना है? ट्रेंडिंग ट्विटर पे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ करो, ताकि हमारी मेहनत जो हम यहाँ पे आपके लिए कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और वो अच्छा अपना स्कोर करें और लाइफ में अपनी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें। ठीक है, क्योंकि यही टाइम है आपका, स्कूल सबसे इम्पोर्टेंट है। आप 12th में हो, लास्ट ईयर है ना? तो जितना सीख के निकल सकते हो स्कूल से सीख के निकलना भाई, क्योंकि आगे कॉलेज में सिखाने वाले बहुत आपको कम मिलेंगे। ज़्यादातर आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इसी के साथ लेक्चर नंबर 5। ठीक है, 4 लेक्चर आई होप आपने देख भी लिए होंगे। आज पता भी चल जाएगा कितने बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, है ना? याद है आपको? होमवर्क क्वेश्चंस थे। अगर आपने लगाया है तो भैया होमवर्क क्वेश्चंस के मैं तभी आपको सोल्व कराऊंगा जब आपका कोई डाउट आएगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं कराया, वो करा दो, हमसे सोल्व नहीं हो रहा। तभी एटलीस्ट मुझे भी तो पता चलना चाहिए कितने बच्चे सोल्व कर रहे हैं। और जो सोल्व कर रहे हैं आप मेरे को फोटो भेजो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे फोटो भेजो, ताकि आप सीरियस भी हो या नहीं हो, हैं पता तो चले कितने सीरियस बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन था जो आपका होमवर्क में ही था। है, कैसे करना है इसको, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें 11th का एक कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगता है बेटा? कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ का? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे ने ये लगाया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लगा पाया, नहीं सोच पाया इसको सोल्व कैसे करना है, कुछ बच्चों ने सोल्व मतलब आइडिया लगा लिया होगा कि चार्ज को ना इक्वल हाफ में क्या कर दो, ब्रेक कर दो, लेकिन वो आएगा कैसे? आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो उसमें थ्योरी में ये क्वेश्चन गिवन होगा, है ना? तो लेकिन ये आता कैसे है, हमें कैसे पता चलता है कि सर हाफ में ही ब्रेक करना है? बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा, स्कूल में भी आपको ये करवा दिया होगा, है ना? लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है बेटा? मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको वेक्टर सिखाया था क्लास 11th में, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास 11th का, जो क्या होता है हमारा? मैक्सिमा एंड मिनिमा का। कभी भी हमें ये वर्ड्स दिखाई देना कि हमें सॉल्यूशन को मैक्सिमम करना है या मिनिमम वैल्यू चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर सोचना है एक बार। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ज़रूर सोचना है मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। अब निकालते कैसे हैं? स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होता है बेटा? फंक्शन बनाओ। ठीक है, अ, आप बनाओ फंक्शन। ठीक, पहला हमें क्या चाहिए? फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है सर? देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है अ चार्ज क्यू ब्रेक इनटू टू पार्ट such that they are separated by a distance d, the force between them is maximum. A charge q breaks into two parts such that they are separated by a distance d, the force बिटवीन देम इज मैक्सिमम दो। ठीक है, फोर्स क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो हाउ द चार्ज मस्ट बी ब्रेक, तो फंक्शन क्या है बनेगा हमारा? फोर्स। क्यों सर? हमें किसको मैक्सिमाइज करना है? फोर्स को। जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है उसका रिलेशन बनाओ। ठीक है, उसका क्या करना है? रिलेशन बनाना है। फंक्शन आइडेंटिफाई किया कि फंक्शन किसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, उसका एक रिलेशन बनाओ। फंक्शन के लिए एक रिलेशन ड्राइव करो। सर रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे? हर बार करना पड़ेगा? नहीं, हो सकता है दिया भी हो। कई बार फोर्स की वैल्यू दे देंगे, फोर्स इतना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, वेरिएबल ढूंढो। दूसरी चीज क्या है? वेरिएबल ढूंढो। तीसरा काम, डिफ्रेंशिएट करो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। डिफ्रेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन को क्या कर दो?
डराइव करो, और जो भी आएगा, जो ये फंक्शन बना, और जो वेरिएबल था आपका उसके रिस्पेक्ट में आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया, उसको पुट करो जीरो के। ठीक है, उसको जीरो से पुट करो और वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, फाइंड वैल्यू। अभी आगे कैसे करते हैं और मैं बताता हूं। पहले हम इसी क्वेश्चन को अपना सोल्व करने का ट्राई करते हैं कि हमारा कैसे होगा। जैसे हमें यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन थी कि एक चार्ज कैपिटल क्यू है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया है और उन दोनों पार्ट को डी डिस्टेंस पे हमने रखा। हमारे पास एक चार्ज था क्यू। ठीक है, हमारे पास एक चार्ज था क्यू। अब इस क्यू को दो पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, मान लेते हैं एक स्मॉल क्यू हो गया। अब दूसरा जो पार्ट होगा सर वो क्या होगा, भाई क्यू माइनस स्मॉल क्यू। जैसे आपके पास 10 कूलम का चार्ज है तो आपने दो पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करना है, आपने एक 2 कूलम का कर दिया तो दूसरा कितना होगा, 8 कूलम होगा ना। ये 8 कैसे आएगा, 10 - 2 करके, 10 - 2 करके। ठीक है, तो हमने भी इस चार्ज क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इन दो पार्ट को हमने डी डिस्टेंस पे रख दिया है, क्यू और क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। इनके बीच में डिस्टेंस उन्होंने बोला है कितना है, कैपिटल डी। और इनके बीच में क्या हो, फोर्स मैक्सिमम हो। अब हमारा फंक्शन क्या है, फोर्स है। फोर्स को हमें मैक्सिमम करना है, तो फोर्स को मैक्सिमम करना है, फोर्स का हमें रिलेशन बनाना है। अब इनके बीच में फोर्स का रिलेशन क्या होगा, भैया दो पॉइंट चार्जेस हैं, वो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होता है, के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन डी का स्क्वायर, ये होता है। तो ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। अब सेकंड स्टेप क्या था, फाइंड वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, ठीक है, अब वेरिएबल ढूंढो क्या है। देखो मैं बताता हूँ, वेरिएबल मेरा ये है स्मॉल क्यू। सर आपको कैसे पता चल रहा है, अरे अभी 10 कूलम का एग्जांपल लिया आपने, ये तो फिक्स है, ये तो वेरी नहीं कर रहा है ना। इसी तरह से मेरा ये क्या है, फिक्स है। कैपिटल क्यू की वैल्यू तो क्या है बेटा, फिक्स है, ये तो वेरी नहीं कर रही। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं ना, मैं इसको हो सकता है 2 और 8 में ब्रेक कर दूं। अगर मैं इस हिस्से को 3 कूलम दूं, पहले वाले पार्ट को 3 कूलम दूं, तो सेकंड वाले पार्ट को क्या आएगा, 7 कूलम आएंगे। पहले वाले पार्ट को अगर मैं 4 कूलम दूं तो यहाँ पे 6 कूलम आएगा। तो मैं वेरी किसको कर रहा हूं, मेरा बदल क्या रहा है, ये पार्ट बदल रहा है ना, कौन से वाला, क्यू वाला। ठीक है, स्मॉल क्यू मेरा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहां पे हमने वेरिएबल भी ढूंढ लिया। वेरिएबल क्या है, किस चीज की वैल्यू चेंज हो रही है, स्मॉल क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और स्मॉल क्यू की वैल्यू से दूसरे पार्ट की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिफ्रेंशिएट करो फंक्शन को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, डी एफ अपॉन डी क्यू। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन डी स्क्वेयर, तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, देखो क्या आएगा हमारे पास, के बाय डी स्क्वेयर क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। के बाय डी स्क्वेयर को क्या कर लेते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं। अदरवाइज आपको इस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, के और डी को बाहर निकाल लो, के और डी स्क्वेयर को बाहर निकालो, डी बाय डी क्यू ऑफ क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू। अब ऐसे करोगे तो आपका प्रोडक्ट रूल भी लग जाएगा, नहीं तो आप इसको क्या कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अंदर क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। और जैसे भी आप करोगे, के बाई डी स्क्वेयर बाहर, और आपका सोल्व करके क्या आएगा, क्यू माइनस 2 क्यू, क्यू माइनस 2 क्यू। ये आपकी क्या आई, डिफ्रेंशिएशन आई। ये आपकी क्या आई, डिफ्रेंशिएशन आई। अब इस डिफ्रेंशिएशन को हमें पुट करना है बेटा जीरो के इक्वल। इस डिफ्रेंशिएशन को हम कहां पुट करेंगे, जीरो के इक्वल। पुट डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा डी एफ बाई डी क्यू की वैल्यू क्या आई, के बाई डी स्क्वेयर क्यू माइनस 2 क्यू
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये k बाई डी स्क्वायर उधर जाके 0 हो गया, तो q माइनस 2q इज इक्वल टू 0 आया। और यहाँ से हमें q की वैल्यू मिल जाएगी, q इज इक्वल टू 2q हो गया। और जिसको हमें डिवाइड करना है, जो q की वैल्यू थी कितने हिस्से में डिवाइड करना है, वो क्या आई, हाफ। मतलब अगर ये 10 कूलम का था तो इसको क्या करो 5 कूलम में, और दूसरा भी क्या आएगा 5 कूलम रहेगा। फिर इन दोनों को अगर आप d डिस्टेंस पे रखोगे तब इनमें फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सर हमें ये कैसे पता चला मैक्सिमम होगा? देखो अभी मैंने कहा था ना, पूरे स्टेप में आगे बताता हूं। ये पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम होगा, ये हमें कैसे पता चलता है? ठीक, ये तो हमारा पॉइंट आया, ये हमारा पॉइंट आया एक। ये क्या कह रहा है, चार्ज मस्ट बी ब्रेक इनटू इक्वल हाफ्स, दैट चार्ज मस्ट बी ब्रेक इनटू इक्वल हाफ्स। अब देखो हम फिजिक्स में ना ऐसे ही काम चला लेते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी ना, जो फंक्शन अगर वो क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया है तो इस कंडीशन पे वो मैक्सिमम ही होगा, इस कंडीशन पे हमें मैक्सिमम ही मिलेगा। हमें फिजिक्स में ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज क्लास 11th में आपको बताया जाता है कि चेक करो, चेक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, चेक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कैसे किया जाता है, आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो, ठीक है, आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है तो ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा। फंक्शन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, वैल्यू लेस देन 0 आएगी। ठीक है, लेकिन आपको फिजिक्स में टाइम बचाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, फिजिक्स में हमें इतना ज़्यादा नहीं आता। अब आप ये भी सोच रहे होगे सर ये फंक्शन इक्वल टू 0 आ गया, तो बेटा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, वो मैथ में पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपने मैथ में पढ़ना है, वो मैथ का टॉपिक है। तो हमारे लिए फिजिक्स में सिर्फ इतना ही है, चेक कर लो लेस देन 0 है या मोर ग्रेटर देन 0 है। और वैसे भी जो फंक्शन दिया है ना क्वेश्चन के अंदर, अगर वो मैक्सिमम बोला है तो इस वैल्यू पे वो मैक्सिमम ही आएगा। चुपचाप आंख बंद करके आंसर लगा देना, फिजिक्स के अंदर, मैथ में नहीं। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। डी एफ बाई डी क्यू की वैल्यू क्या आई, के बाई डी स्क्वेयर इंटू क्यू माइनस 2q। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करें, डी स्क्वेयर एफ बाई डी क्यू स्क्वेयर। इसका क्या मतलब है, डी बाई डी क्यू ऑफ, जो डिफ्रेंशिएशन आपकी आई थी उसको दोबारा से आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी एफ बाई डी क्यू का एक और बार डिफ्रेंशिएशन आप करो, और इसकी वैल्यू क्या है, के अपॉन डी स्क्वेयर इंटू क्यू माइनस 2q। तो यहां से के अपॉन डी स्क्वेयर फिर से बाहर, क्यू माइनस 2q, क्यू फिक्स है, क्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और क्यू माइनस 2q क्या क्या बचेगा, इसका माइनस 2q क्या क्या बचेगा बेटा, -2 बचेगा। अब ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो ये क्या हो गया, मैक्सिमा। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, मैक्सिमा हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तक आपका आ सकता है, बोर्ड्स में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में थ्योरी की तरह पढ़ते हो, टीचर बता देते हैं कि दो चार्जेस को जब तुम हाफ हाफ ब्रेक करोगे, इक्वल हाफ में ब्रेक करोगे, तो उनके बीच में फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगर यही चीज़ सीबीएसई पूछ लेता है, बेटा ड्राइव करके बता दो कैसे मैक्सिमम होता है ना, तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इवन आगे के लिए ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट की बात की जाए तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, फंक्शन ड्राइव करोगे, फंक्शन के बीच में रिलेशन बनाओगे, वेरिएबल निकालोगे, उसको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे,
फिर उस डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल पुट करके आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हम ऐसे करते हैं। आई होप आप सबका क्लियर था। जिस जिस बच्चे ने ये कर लिया था मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये होमवर्क में हमने ऐसे कर लिया था। ठीक है, चलो चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी? क्या एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? सोचो इस पे। अब ये है सोचने के, ये कहते हो ना सर थ्योरी नहीं होती। अरे थ्योरी ऐसे कैसे हो जाएगी? थ्योरी कॉन्सेप्चुअल है भाई। ठीक है, चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सोचा अट्रैक्ट कर सकती है, हाँ या ना? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। अब किसी ने यस सोच भी लिया होगा, उसका आंसर अभी देखेंगे हम कैसे होता है ये। ठीक है, ऐसे ही नहीं करने वाले, सब कुछ देखेंगे भैया कैसे कैसे किया जाता है। ठीक, यहाँ पे हर चीज़ का आपको रीज़न मिलेगा। ट्रेंडिंग ट्विटर पे अगर पढ़ने आए हो तो हर चीज़ का बेटा क्या मिलेगा? रीज़न मिलेगा। ठीक है, हाँ भाई सोच लिया होगा। किसी ने आंसर यस, किसी ने नो, किसी ने हमने, अगर जिसने यस किया है उसने तो ये भी सोच लिया होगा ना कि भाई रीज़न भी मेरे को पता है सर। हम बचपन में अपने बालों पे कोम को रब करते थे या स्केल को रब करते थे, और उसके साथ हम छोटे छोटे पीसीज, है ना, कागज के छोटे छोटे पीसीज को हम उठा लेते थे। अब जब हमने रब किया, रबिंग के कारण मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना, कौन से वाला? फ्रिक्शन वाला। फ्रिक्शन के कारण बॉडी चार्ज हो गई, कॉम्ब या स्केल चार्ज हो गया। वेरी गुड सर, बट जो पेपर के चिप्स थे, हमारे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े थे, वो तो चार्ज नहीं हुए, है ना? वो तो चार्ज नहीं हुए, वो तो न्यूट्रल बॉडी थी। देखो अट्रैक्ट कर लिया हमने, तो आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। बट होता कैसे है ये? देखो, एक है चार्ज बॉडी, एक ये न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या था? याद आ रहा है? हाँ वेरी गुड। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि इस पे नेट चार्ज जीरो है, इसके अंदर चार्ज है, कितना है सर? पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब जब मैं इस चार्ज बॉडी को, जब मैं इस न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास में रखूंगा, तो बेटा यहाँ पे क्या होंगे? इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज एक साइड इकट्ठा हो जाएगा। क्यों हो गया ये? आपको पता है, इंडक्शन भी किया हुआ है, एक चार्ज बॉडी रखी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और एक साइड हमारा ये नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना? मीन्स ये बॉडी क्या हो जाएगी? पोलराइज हो जाएगी। ये बॉडी क्या हो जाएगी? पोलराइज हो जाएगी। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब यहां से इस ग्रीन वाले नेगेटिव वाला जो डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया R1, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है? अलग अलग हैं भैया। बॉडी पोलराइज हो गई है, बॉडी का डिस्टेंस आप सेंटर से मापते हो, ठीक है ना? डिस्टेंस कहाँ से मापा जाता है? सेंटर से। अब यहाँ पे सेंटर से एक साइड आपका नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एक साइड आपका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से R था, तो ये वाला थोड़ा सा कम हो गया और पॉजिटिव वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, है ना? डिस्टेंस कम ज़्यादा हो गया। तो यही चीज़ आपको समझा रहे हैं कि जब बॉडी ये क्या हो गई? पोलराइज हो गई, तो इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा क्या हो गया? कम ज़्यादा हो गया। अब रेड वाला जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं R2, है ना? अब इनके बीच में, अब पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है? इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रीन के कारण। ग्रीन वाला जो है चार्ज वो नेगेटिव है, वो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूट्रल बॉडी पे आपको देखना है, न्यूट्रल बॉडी पे, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की बात हो रही है। आप न्यूट्रल बॉडी को ऑब्जर्व करना। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये जो रेड वाला पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या लग रहा होगा? एक रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा। और ऐसे ही इस बॉडी पे भी क्या लगेगा? एक रिपल्शन का फोर्स लगेगा। हमें अपनी कौन सी बॉडी हमारी ऑब्जर्वेशन में है? कौन सी बॉडी ऑब्जर्वेशन में है बेटा? न्यूट्रल बॉडी, है ना? हमारे लिए कौन सी बॉडी ऑब्जर्वेशन में है? न्यूट्रल बॉडी हमारी
ऑब्जर्वेशन में अंडर ऑब्जर्वेशन। आप लोगों को यही नहीं समझ आता कि देखना कहाँ पे है ना। सिस्टम्स आपने क्लास 11th में फोर्स वाले चैप्टर में सिस्टम पढ़े होंगे, है ना। किस सिस्टम को हम एनालाइज कर रहे हैं, किस पे हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट होगी। न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट होगी का मतलब ये इस साइड चलेगी, यही रीजन होगा। पेपर के जो आपके चिप्स थे, पेपर चिप्स, वो क्या हो जाते थे, उड़ के आते थे ना भाई, कॉम्ब की तरफ या स्केल की तरफ, ऐसे ही। सर अब देखो, इस बॉडी पे हमारे दो चार्जेस लग रहे हैं। इस न्यूट्रल बॉडी पे एक चार्ज ऐसे लग रहा है एफ ए, और एक चार्ज सर ऐसे लग रहा है एफ आर। एक रिपल्शन के कारण है और एक अट्रैक्शन के कारण है। अगर ये दोनों चार्जेस बराबर हुए तो ये बॉडी कहीं भी मूव नहीं करेगी। रिपल्शन का ज़्यादा हुआ तो राइट साइड जाएगी, अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगी, है ना। अब आप सोच के देखो कौन सा फोर्स ज़्यादा है। भैया यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि R1 छोटा है R2 से, R1 डिस्टेंस छोटा है R2 डिस्टेंस से। तो बेटा, और कूलम्स फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो एफ ए ज़्यादा होगा एफ आर से। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। फोर्स डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा। तो डिस्टेंस R2 डिस्टेंस ज़्यादा है, और R2 वाला फोर्स कौन सा है, रिपल्शन वाला, रेड से बना हुआ है, तो रिपल्शन वाला फोर्स कम है, अट्रैक्शन वाला फोर्स ज़्यादा है। तो ओवरऑल ओवरऑल नेट फोर्स कहाँ लगेगा, एफ नेट लेफ्ट साइड में आएगा। एफ नेट कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट साइड का मतलब ये प्लस क्यू के पास जा रही है, ये आपकी चार्ज बॉडी के पास जा रही है, मींस क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, यस, अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। और आपने वो किया तो हुआ ही है ना, पेपर फ्लिक्स को आपने अट्रैक्ट करके देखा हुआ है। ठीक है, पेपर फ्लिक्स को आपने अट्रैक्ट करके देखा हुआ है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी ले लें तो रिपेल हो जाएगा। अरे नहीं होगा ठीक है, अगला क्वेश्चन ही वही है, कैन ए चार्ज बॉडी रिपेल अ न्यूट्रल बॉडी। है भाई, चार्ज बॉडी को आप मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज बन सकते हो क्या, कि रिपेल कर सकते हो, हैं। किसी भी चीज़ को आते आते रोक देता है ना, उल्टा भेज देता है हाथ से, तो वैसे ही ऐसा कर सकते हैं क्या, रिपल्शन पॉसिबल नहीं है। एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को रिपेल नहीं कर सकती। सर अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव चार्ज ले लो, तो देखो मैं दोनों ही केस बना देता हूँ। दोनों ही केसेस में यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक बार हमने पॉजिटिव लिया और ये एक बॉडी थी न्यूट्रल बॉडी, और एक बार हमने नेगेटिव ले लिया, ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, सेम। अब जब पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और पॉजिटिव यहाँ पे होगा। अब जब आप नेगेटिव बॉडी लेके आओगे तो पॉजिटिव इस साइड इकट्ठा होगा और नेगेटिव इधर इकट्ठा होगा, तो भी ओवरऑल पॉजिटिव वाला ये वाला डिस्टेंस कम है ना। ये वाला डिस्टेंस हमारा R1 डिस्टेंस कम है, R2 डिस्टेंस ज़्यादा है। तो R1 डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन कम होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, एफ नेट इधर ही आएगा। इस केस में भी हमारा एफ नेट इधर ही आएगा। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के पास ही जा रही है, मीन्स अट्रैक्ट ही कर रही है, चाहे हमारी चार्ज बॉडी पॉजिटिव हो चाहे हमारी चार्ज बॉडी नेगेटिव हो। ठीक है, दोनों केसेस में ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ही हो रहा है। तो कभी भी आप एक चार्ज बॉडी से दूसरी न्यूट्रल बॉडी को रिपेल नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है, अट्रैक्शन ही पॉसिबल है। क्या चीज पॉसिबल है बेटा, अट्रैक्शन ही पॉसिबल है। ठीक है, अब एक और बढ़िया क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना स्टार मार्क कर लो, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं ये। अब इसके बारे में सोचो, अब ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। क्या दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर।
चलो न्यूट्रल बॉडी का तो सर समझ आया, क्योंकि बचपन में ये हम जादू जादू भी खेलते थे, है ना। जब आप छोटे बच्चे होते थे तो आप इसको जादू बोलते थे, समझ रहे हो। जब बहुत छोटे होते थे ना, कॉम्ब से करके, और पेरेंट्स को दिखाते होगे, पूछना कभी कि जादू है, देखो जादू दिखाते हैं। अब ये वाला जादू, क्या दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? बोलो। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या? अगर मैं ये जो दोनों चार्ज बॉडीज हैं, ये मैं पॉइंट चार्जेस की बात करूं, अगर मैं बात करूं पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज के लिए तो नहीं कर सकती, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, नेवर। ठीक है। दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव भी हैं, तब भी कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनके बीच में डिस्टेंस कुछ भी हो, कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा, नेवर अट्रैक्ट ईच अदर। सर हम सही थे, है ना। हमने तो नो ही बोला है कि दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। बट अगर एक मेरा पॉइंट चार्ज है, एक मेरा चार्ज है पॉजिटिव क्यू, और एक मेरी एक बड़ी चार्ज की बॉडी है, क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है लेकिन बड़े साइज का। किस साइज का बेटा? बड़े साइज का चार्ज है। उस केस में सोच के देखो, सोचो। सर अभी भी नहीं लग रहा, है ना, अभी भी नहीं लग रहा हमें तो कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो बेटा, अब ये कोई चार्ज बॉडी है, तो पहले तो मैं ढंग से बना लेता हूं। अगर ये हमारी कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो इसमें बेटा आपको क्या ले रहे हो, इसको पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो। ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। हमारी ये बॉडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, सिर्फ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कम है। बात समझना ध्यान से, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। याद करो पहली क्लास जब हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, और आज आपको बता दूं, आज ये आपकी 5th क्लास है। चार्जेस का सारा खेल आज खत्म हो जाएगा। चार्जेस के सिर्फ वो क्वेश्चंस बचेंगे बेटा जो आपके 11th के साथ लिंक करते होंगे, और मैं उसको प्रैक्टिस सेशन में आपको दूंगा। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा 6th लेक्चर, उसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाला हूं। चार्जेस वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो आपका खत्म हो जाएगा आज। तो क्लास पूरी देखना, आज हम 5 लेक्चर में चार्ज खत्म कर देंगे। क्लियर है? और क्वेश्चन सिर्फ वो बचेंगे बेटा जो आपके, देखो मैं पहले बता देता हूँ, जो आपके एसएचएम पे बेस्ड हैं। अब एसएचएम आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, जो आपके पेंडुलम वाले क्वेश्चन है वही एसएचएम। ठीक है। ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन है जिसमें ग्रेविटेशनल चार्ज भी आ जाएगा। सर्कुलर वाले क्वेश्चन है, एक सर्कुलर का क्वेश्चन मैं लेके भी आया हूँ आज। ठीक। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है। ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन है कि चार्जेस इंक्लाइंड प्लेन पे है। ये क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप कर पाते हो अच्छा है, आपको पता भी चल जाएगा कि हमें देखना है या नहीं देखना। अदरवाइज मैं अपना सिलेबस आगे रन करूंगा, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कराऊंगा नहीं, कराऊंगा, बट वो क्वेश्चन में आपकी 11th ज़्यादा चाहिए। अब हर बच्चे को 11th उतने अच्छे से आती है या नहीं, सारे अलग अलग हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड आगे स्टार्ट करेंगे, और वो क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी की फॉर्म में दूंगा, और उन क्वेश्चन का फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। आपसे होते हैं बहुत बढ़िया, नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। जिसने करने हैं वो लेक्चर देख सकता है, अदरवाइज सारे अपने लेक्चर कंटिन्यू करते रहना। अगर नहीं देखने, वो एडवांस के लेवल तक जाएंगे। ठीक है। वो क्वेश्चन एडवांस लेवल तक जाएंगे। अब यहाँ पे थॉट प्रोसेस मेरी क्या थी, ये चिंटू मिंटू क्या सोच रहा है कि इसको यही नहीं सोच में आया कि बेटा अगर ये पॉजिटिव बॉडी है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, बस वो क्या है, थोड़ा कम है। ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा।
और अगर कंडक्टर की बात करें तो ये चार्ज बाहर की तरफ लाई करता है। अब फिर से वही कहानी, ये पॉजिटिव चार्ज और इधर जो नेगेटिव वाला डिस्टेंस है वो कम है, और जो पॉजिटिव वाला डिस्टेंस है वो ज़्यादा है ना। तो ओवरऑल ये अट्रैक्ट कर पाएंगी। यस, दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। सर हमें ये नहीं समझ आया, हमारी गलती ये रही यहाँ पे कि हम ना तो ये सोच पाए कि दूसरा चार्ज क्या हो सकता है, बहुत बड़ी बॉडी हो सकती है। एक बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, एक बड़े साइज की बॉडी एक छोटे साइज के पॉइंट चार्ज को क्या कर लेगी बेटा, अट्रैक्ट कर लेगी। अब इसमें भागेगा कौन, अब ये मत सोचना, ठीक है, ये मत सोचना कि इस पे ओवरऑल इधर नेट चार्ज लगेगा, ये छोटी सी बॉडी इस बड़ी बॉडी को खींच लेगी। भाई ये बड़ी बॉडी इस छोटी बॉडी को खींचेगी। ये जो आपका स्मॉल ये है ना पॉजिटिव येलो वाला चार्ज, ये मूव करेगा। ये क्यों मूव करेगा, F/m=a, फोर्स इज इक्वल टू एम में, ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा होगा जिसका मास कम है। अब ये बॉडी बड़ी है, चार्ज भी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इसका मास भी ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वही हम लेके चल रहे हैं। तो छोटे वाली बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। अगर आप लेते हो सर हम तो छोटी वाली बॉल ना स्टील बॉल ले लेते हैं, बहुत बारी ले लेते हैं, बस वो वाली बॉडी मूव करेगी जिसका मास क्या होगा, कम होगा, ठीक है, जिसका मास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटे चार्ज को जनरली लेके चल रहे हैं, कम मास का है, तो ये वाली बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। अब सर हमें कैसे पता चलता कि यहाँ पे इतनी बड़ी बॉडी लेनी है, यहाँ पे तो लिखी नहीं हुई। बात तो यही है ना कि यहाँ पे लिखी नहीं हुई, यही तो थॉट प्रोसेस आपकी बिल्ड होएगी धीरे धीरे, लेक्चर्स देखोगे। इस लेवल का कंटेंट आपको आज तक ना तो फ्री में मिला है और ना कभी मिलने वाला, ठीक है। तो ये लेक्चर्स आपके थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए ही हैं। 5 लेक्चर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पे बहुत होते हैं बेटा, बहुत होते हैं, ठीक है। तो एक दो चार्ज बॉडीज चाहे वो सेम हो, दो पॉजिटिव हो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। कंडीशन क्या होगा, एक बड़े साइज की होगी। कंडीशन क्या होगी, एक क्या होगी बेटा, बड़े साइज की होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। हाँ बेटा, चार्जेस की लास्ट क्लास है आज, मेनली आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे। अभी इसके बाद थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट भी आएंगे, ठीक है। नल पॉइंट प्रॉब्लम्स आपको कराई जाएगी, वहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे हम। थ्योरी तो ऐसे नहीं है तो न्यूमेरिकली, लेकिन देखते हैं। चलो भाई, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स कैरी चार्ज, आइडेंटिकल स्फीयर्स कैरी चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली। दो चार्जेस हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पे -2q चार्ज है। एक पे चार्ज है प्लस क्यू और एक पे चार्ज है -2q। When the spheres are separated by a large distance r, the force between them is F। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस क्या था, r था, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा था F, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस, अच्छा माइनस में नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। माइनस साइन वैसे भी मेरे को क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, है ना, मतलब नेचर बताएगा। क्या आएगी वैल्यू, के 2kq² अपॉन r², ये आएगी। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर मैंने तो ये लिखा है -2kq² अपॉन r²। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, ये सिर्फ आपका क्या बता रहा है, ये सिर्फ आपका क्या बता रहा है, ये अट्रैक्टिव है, ठीक है। माइनस साइन क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर बताएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं बताना। और हमें यहाँ पे देख के पता चल ही रहा है कि भैया फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिख लिया, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेटा मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला इन्होंने, नाउ द स्फीयर्स आर अलाउड टू टच, इनको क्या करा दिया, टच करा दिया, एंड देन मूव बैक टू सेम सेपरेशन। इनको क्या करा, प्लस क्यू और -2q कांटेक्ट में लेके आए। जब हम इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। क्यों होगा सर,
देखो आइडेंटिकल लिखा हुआ है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है भैया, ये सेम साइज के हैं और सेम साइज के हैं, इनके बीच में कंडक्शन होगा, कंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ये। चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। चार्ज क्या करेगा बेटा, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आएगा, -Q/2। अब जब तुम इनको सेपरेट करोगे तो दोनों बॉडीज पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा, -Q/2, -Q/2। और हम इनको सेम डिस्टेंस पे रख रहे हैं, सेम डिस्टेंस r पे हमने इनको रखा। अब इनके बीच में फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखो उन्होंने बोला भी है, उनको ही पता है कि रिपल्शन हो जाएगी। पहले दो क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आपने इनको टच कराया और दोबारा सेम डिस्टेंस पे ले जाके रख दिया, इनके बीच में चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया तो न्यू चार्ज F डैश कितना आएगा बेटा, अब यहाँ पे KQ² अपॉन 4r², KQ² अपॉन 4r²। फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। तो ये आएगी बेटा न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू। अगर इस वैल्यू को हमें F की टर्म्स में निकालना है, ठीक है, जो कि आपको F की टर्म्स में ही निकालना होता है, क्योंकि उन्होंने बोला है फोर्स उनके बीच में F है। इन टर्म्स ऑफ F, तो क्या करो आप, डिवाइड कर दो F डैश अपॉन F। तो ये क्या होगा, KQ² अपॉन 4r² इज इक्वल टू इनटू उसका r² ऊपर हो जाएगा और 2KQ² नीचे आएगा, F वाला। डिवाइड करना है बेसिकली, r से r कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया 1/8। तो मतलब जो न्यू फोर्स है, ठीक है, दैट इज 8 टाइम्स लेस देन द ओल्डर फोर्स। पुराने वाले फोर्स का 8 गुना क्या हो गया, कम हो गया। ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, ठीक है। मीन्स अगर F की वैल्यू 80 न्यूटन थी उन दोनों के बीच में, तो F डैश कितना रह गया बेटा, 10 न्यूटन रह गया। 8 गुना क्या हो गया, ये कम हो गया, 8 टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लगा हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन। ये यहाँ पे क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन। अब कुछ बच्चे इसके बारे में सोच पाए होंगे, कुछ बच्चे इसके बारे में नहीं सोच पाए होंगे। दोनों ही कोई दिक्कत नहीं है, जिसने करा है बहुत बढ़िया है, जिससे नहीं हुआ बेटा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसी को तो कहते हैं थॉट प्रोसेस बिल्ड करना, ठीक है। अगर सारी चीज़ें आप कर लोगे तो फिर टीचर किस लिए है ना भाई, हमारी भी तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फिर से क्वेश्चन, क्वेश्चन ही है बेटा, क्वेश्चन ही आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। साइंस लेके जो बच्चा क्वेश्चंस नहीं कर पाया, तो फिर साइंस लेने का फ़ायदा क्या है यार, फिर तो आर्ट्स वाली कहानी चल पड़ी, है ना। अगर नॉन मेडिकल लेके हमें क्वेश्चन करने नहीं आए, तो फिर नॉन मेडिकल लेने का फ़ायदा ही क्या। आपके साथ अगर कोई 11th का बच्चा पेपर देने के लिए बैठता है, यूटीज में, मिड टर्म्स में, है ना, 10th का बैठता है, 9th का बैठता है, कम से कम मदद तो कर पाओगे। वहाँ पे तो इज्जत बनेगी कि हाँ क्वेश्चन कर पाते हैं। और आपके स्कूल में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता ही है क्या होती है, न्यूमेरिकल्स। टॉपर भी कई ऐसे होते हैं, सर थ्योरी करवा लो, न्यूमेरिकल्स नहीं होते, है ना। और यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा, सर न्यूमेरिकल करवा लो। मतलब उल्टा तो नहीं होगा, थ्योरी भी आपसे बहुत अच्छी होगी। जिस फ्रंट पे थ्योरी का आएगा वहाँ पे थ्योरी होगी। अच्छा मैं एक और कहानी बताता हूँ आपको। कहानी क्या, अभी कुछ दिन से कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अभी मैं उसको ना अभी आपकी ये फिजिक्स की क्लास ले रहा हूँ, जब केमिस्ट्री की लूँगा तब भी बताऊँगा, कि बच्चे थ्योरी पोर्शन को लेके बड़ा घबरा रहे हैं कि सर थ्योरी नहीं हो रही, न्यूमेरिकल फ्रंट खेले जा रहे हैं, न्यूमेरिकल फ्रंट हो रहा है ना, थ्योरी नहीं हो रही है। क्योंकि बेटा हमने थ्योरी वाले टॉपिक ही नहीं करे। एक चीज़ मैं और बता दूं, आपके स्कूल में चैप्टर्स होने का पैटर्न और मेरा पैटर्न हो सकता है मैच ना करे, बहुत से चैप्टर्स में मैच ना करे। मैं कोई टॉपिक पहले करा रहा हूँ, स्कूल वाले वो बाद में करा रहे होंगे, है ना। स्कूल वाले जो पहले करा रहे होंगे मैं वो बाद में करा रहा हूँ। कभी कभी ऐसे मिसमैच हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है, स्कूल वाले थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा खेलते हैं, तो वो पहले वो टॉपिक्स कराते हैं बेटा जिसमें थ्योरी भरी हुई हो, है ना। और यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या रहती है, हम न्यूमेरिकल पे भी ज्यादा अप्रोच लेके चलते हैं, क्योंकि आपको सीबीएसई नहीं देना, सिर्फ जेई भी देना है ना। और जेई में थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। तो अब देख रहे हो आपकी कितने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो रही है, और अभी तो और होनी है। ये एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये जस्ट आपके लिए एक झलक है ना, कि कैसे चार्ज के क्वेश्चंस को 11th की क्लास भी खेला जाता है, 11th क्लास के साथ भी खेला जाता है। ठीक है, जो अभी मैं बात कर रहा था ना, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी घूमेंगे और बढ़िया लेवल के जेई के क्वेश्चन भी आएंगे, वो ऐसे आएंगे बेटा। देखो क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज क्यू फिक्स्ड एट ए रेडियस आर। कि एक इलेक्ट्रॉन, देखो, ओ अरे कहाँ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स चार्ज के अराउंड क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अपनी कहानी बनाते हैं। ये एक चार्ज है क्यू, फिक्स कर दिया है, रेडियस आर, और इसके अराउंड एक चार्ज चक्कर लगा रहा है। कौन सा चार्ज चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज चक्कर लगा रहा है, ये वाला राइट है, ये दिखेगा। चलो, ये घूमी घूमी कर रहा है, इसके गोल 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 घूम रहा है। क्लियर, अब गोल गोल घूम रहा है ना। गोल गोल किस में घूमते थे हम, गोल गोल घूमते थे सर्कुलर मोशन में। गोल गोल कहाँ घूमते थे, सर्कुलर मोशन में। क्लास 11th के अंदर जो सर हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया, है ना, सर्कुलर मोशन वाले, बस एक ही वर्ड पता है हमें कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स करके या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके कुछ होता है ना। इसके अलावा तो हमारा पता साफ है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता। अब ऐसे ही क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दूंगा, उनकी डीपीपी बना के मैं दूंगा आपको। ठीक है, मेरे को टाइम मिला ना आज ही, या कल संडे है, कल मैं आपकी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लगाना आप उसको, 2 दिन का मैं टाइम दूंगा, दिन का या 4 दिन का, जितना भी आपको टाइम मिलता है। फिर मैं उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सॉल्यूशन में डालूंगा, वीडियो डालूंगा। ठीक है, वहां पे आपका 11th का खेला जाएगा। आपका 12th के हिसाब से चार्ज आज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जेई में आएंगे, एडवांस में आएंगे। तो ये कैसे करते हैं, उसकी एक क्वेश्चन की झलक ये है, बाकी आपको डीपीपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी कारण से ना लेक्चर भी नहीं आ पाया था, 1-2 दिन से ऐसे ही हो रहा है भैया, आपके काम में ज़्यादा बिजी हो गए हैं थ्योरी वाले में। तो अभी इसमें पूछा क्या है, टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड, ये गंदी चीज़ पूछ ली। ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चे यहीं पे, है ना, ऐसे 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 वर्ड सुन के खत्म। मास दिया हुआ है, मास को ले लेना एम, इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या ले लेंगे, एम। तो देखो, सर्कुलर मोशन की एक कहानी याद रखना, कोई भी सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉसिबल ही नहीं है। अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वहां पे एक फोर्स काम कर रहा होगा। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन आए ना जिसमें सर्कुलर मोशन की बात हो रही हो, तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कि इस सिस्टम के अंदर कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, फाइंड अ फोर्स विच एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा। देखो, जितनी डिटेल मैं प्रोवाइड करा सकता हूं वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब ये घूम रहा है इधर ऐसे, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और ये रेडियस हमें दी हुई है, आर रेडियस पे इसको क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब ये दो चार्ज बॉडीज होगी, प्लस क्यू भी क्या है,
चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये इसको अपनी तरफ क्या रखेगा, खींच के रखेगा, ये घूमेगा, यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पे भागने दे देगा, ये इसको खींच के रख लेगा और इसी ऑर्बिट में घुमाता रहेगा, है ना। अब घुमाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, ये इसको कौन से फोर्स से खींच रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा बेटा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतनी बात तो क्लियर है, ये तो मुझे पता है, दो चार्ज बॉडी है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यहाँ पे कितना होगा, ये के कैपिटल क्यू ई अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। के कैपिटल क्यू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई के बराबर ही हमने ले लिया, ठीक है। ये फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है और कैसे नेचर का है, अट्रैक्टिव है। फिर कहाँ से पता चला, अरे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है ना। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये इसको अपनी तरफ खींच के रख रहा है, इसी फोर्स के कारण तो ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ये तो आगे चला जाए, मस्त मोला घूमता हुआ यहाँ पे निकल जाए, लेकिन नहीं, ये इसको खींच के फिर यहाँ पे बुला लेता है। ये कहीं और जा रहा होगा, अब यहाँ से ये ऐसे इधर जाना चाहता है, ये इसको खींच के यहाँ पे बुला लेता है। तो मतलब यही वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन बनाने में तो यही हेल्प कर रहा है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए, जिसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अब सर्कुलर की तरह इसको गोल 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 कौन घुमा रहा है, यही तो घुमा रहा है। भैया ये जीरो कर दो, ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा इस रास्ते पे, है ना। इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे भाग जाएगा, नहीं तो पहले तो ये इसी रास्ते पे भाग जाएगा। समझ आया। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी के कारण गोल 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 घूम रहा है ना। बस यही देखना है आपको, किस फोर्स के कारण गोल 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 घूम रहा है। गोल 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 गोल, मैं भी गोल तू भी गोल, है ना, सब दुनिया हमारी गोल गोल। तो गोल गोल इसको कौन घुमा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे मुझे जो मैंने ढूंढना था वो मेरे को मिल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यहां पे काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी, के कैपिटल क्यू ई अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की देखो मैं बता देता हूं आपको, नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में और एक लीनियर वेलोसिटी की टर्म में। एम वी स्क्वेयर बाय आर लिख सकते हैं या फिर एम ओमेगा आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एम ओमेगा सॉरी एम ओमेगा स्क्वेयर आर, एम ओमेगा स्क्वेयर आर। अब मैं यहां पे कौन सा यूज करूंगा, सर मुझे निकालना है टाइम पीरियड, ठीक है। मुझे निकालना है यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है। देखो ये क्या निकालना है बेटा, टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो टाइम पीरियड मुझे किस में रिलेशन पता है, मुझे एक रिलेशन ये पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ये होता है हमारा टाइम पीरियड, ये होता है हमारा टाइम पीरियड। तो मैं ओमेगा की टर्म में निकाल दूंगा, ओमेगा जो आएगा वहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एम ओमेगा स्क्वेयर आर, क्लियर। तो अब यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालो और ओमेगा की वैल्यू से आप टाइम पीरियड निकाल लो। ओमेगा कितना आएगा यहां से, ओमेगा की वैल्यू के क्यू ई अपॉन एम आर क्यूब का अंडर रूट, ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब ओमेगा से मैं टाइम पीरियड बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/ओमेगा, तो 2π अंडर रूट एम आर क्यूब अपॉन के क्यू ई, ये मेरी आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा,
ठीक है, एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे पेंडुलम वाले क्वेश्चन भी होते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं। हो सकता है इंक्लाइंड प्लेन पे आपका चार्ज रखा हो, एचसीवी का क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो भी आपका डालूंगा डीपीपी में। ये यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। चलो, क्लियर है। तो ये आपके यहाँ पे 11th के कॉन्सेप्ट लग के आ जाएंगे क्वेश्चन। अगर जिसकी 11th अच्छी है तो बेटा वो लगाना, जिसको इंटरेस्टेड है नहीं, मेरे को तो देखना है, क्योंकि 11th के जितने कॉन्सेप्ट लगेंगे वो भी वहां पे बताए जाएंगे जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। क्लियर। तो बताओ, क्या मजा आया इस क्वेश्चन को करने में? मजा आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी 11th वीक होगी तो उसको तो मजा नहीं आया होगा, है ना। अब ये आपको देखो थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाएगा। 11th वेस्ट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, जितना ग्रैब कर सकते हो करो, जितना ग्रैब कर सकते हो ना बेटा करो। हो सकता है आपके अंदर जनवरी तक जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा जेई का, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि आप कुछ क्वेश्चन तो सोल्व कर पाओगे, है ना। मेंस में 80 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे, 70 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे, फिर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, यार मैं अगले साल ड्रॉप ले लूं तो मैं तो क्लियर ही कर दूंगा। अभी वो भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, समझ आई मेरी बात। अभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि सर मैं ड्रॉप ले लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरे अंदर तो भैया 11 तो पूरी बर्बाद की थी। तो अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते रहे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भैया मैं, क्या क्या पता आप इतने अच्छे पढ़ लो अभी 12th में कि आप क्लियर ही कर जाओ, एटलीस्ट एनआईटी तो ले जाओ। जिसकी बिल्कुल भी डल हुई पड़ी है वो एनआईटी तो ले जाएगा, है ना, या कोई अच्छे रेप्यूटेड गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स में, जीएफटीआईज में उसको मिल जाएगा। सर ये क्या बोला? जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मतलब होगा ये गवर्नमेंट ही जिसकी अच्छी खासी रेपुटेशन होगी आपके प्राइवेट से, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस लगाना जिसमें पॉसिबल हो। तो मैं तो देखो कराऊंगा ही, मैं तो आपको कराऊंगा। यहाँ पे हमारा सिलेबस बोर्ड के हिसाब से भी रहेगा, बोर्ड में भी आपके 100 के टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं साफ बता रहा हूँ। बोर्ड्स में मेरा टारगेट है आपके 100 आउट ऑफ 100 लेके आना, 100 मार्क्स, सिंपल सी बात। पीसीएम में हमें 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, बात खत्म। और न्यूमेरिकल फ्रंट पे तो मैं आपको डरने ही नहीं दूंगा, भूल जाओ। न्यूमेरिकल फ्रंट पे आप यहाँ से पढ़ के न्यूमेरिकल नहीं कर पाए ना, तो मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहना, ठीक है। नल पॉइंट प्रॉब्लम्स, अब चलो पढ़ लेते हैं भाई। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट क्या होता है? देखो, नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे नेट चार्ज क्या हो, जीरो हो, ठीक है। नल पॉइंट क्या होता है? वेयर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, जहां पे नेट चार्ज मेरा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो, केस वन, अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, Q1 और एक है हमारा Q2, ठीक है, एक है Q1 और एक है Q2। अब इसके बीच में ये हमारी क्या है, लाइन ज्वाइनिंग, इनके बीच में सेपरेशन है D का, इनके बीच में सेपरेशन है D या R, जो भी लेना है। ये इनकी क्या हो गई, लाइन ज्वाइनिंग होगी। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फोर्स जो लगेगा वो इसी लाइन के अराउंड लगेगा, इसी लाइन पे लगेगा, ठीक है। ये दोनों चार्जेस क्या हैं, फिक्स हैं। ये दोनों चार्जेस क्या हैं, फिक्स हैं। अब मेरे को एक क्यू नोट चार्ज बिठाना है, ठीक है, मेरे को एक क्यू नोट चार्ज यहां पे बिठाना है कि उस पे, कि वो क्या रहे, रेस्ट पे रहे। आपको क्वेश्चन में कैसी कैसी वर्डिंग मिलेंगी, वो क्या रहे, रेस्ट पे रहे। तो रेस्ट पे लगने का मतलब क्या है, रेस्ट पे कब रहेगा, जब इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो इस चार्ज को मैं कहां पे रखूं? इस चार्ज को बेटा मैं यहां पे रख सकता हूं, इस चार्ज को मैं यहां पे रख सकता हूं, क्यू नोट। इस चार्ज को मैं यहां पे रख सकता हूं,
अब मुझे वहां रखना है जहां पे ये रेस्ट पे रहे, रेस्ट पे रहे मतलब इनके बीच में फोर्सेस क्या रहे, जीरो रहे, इसके ऊपर फोर्स क्या रहे, जीरो रहे। ठीक है, अब कैसे निकाला जाता है वो देखो। अब हम निकालते कैसे हैं ये चीज जरा देखना, और इसको बोर्ड में सोल्व करना कैसे है, और जेई में आ जाए तब कैसे सोल्व करना है। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड मैं सब कुछ बताऊंगा, बस ध्यान से करते रहना। बोर्ड में आपको बेटा हर चीज लिख के करके आनी होती है, तो बस लिख के ही करना है, निकालना मैं सिखाऊंगा। एक केस हमने यहां रख के देखा, एक हमने यहां रखा, और एक हमने यहां रखा। ठीक है, हमने इस सिस्टम के तीन हिस्से बना लिए। अब आप खुद सोच के इस क्यू नोट पे फोर्स बनाओ। ऑब्जर्वेशन में कौन सा चार्ज है हमारा, क्यू नोट। हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, क्यू नोट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्यू नोट पे फोर्सेस बनाओ और देखो कि किस रीजन में जीरो हो सकते हैं। ठीक है, किस रीजन में जीरो हो सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा रीजन 1, ये रीजन 2 और ये रीजन 3। अब अगर मैं यहां पे बनाऊं Q2 थर्ड रीजन में, तो Q2 इस पे Q2 के कारण एक फोर्स लगेगा F2, और Q1 के कारण भी एक फोर्स लगेगा F1। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। दोनों के दोनों अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पे तो मेरा एफ नेट जीरो नहीं होगा, कभी भी किसी भी कंडीशन में जीरो ये नहीं होगा। क्लियर हो गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही फर्स्ट रीजन में आ जाओ। फर्स्ट रीजन में Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा F1, और Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्शन होगा F2। तो यहां पे भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पे भी मेरे को फोर्स जीरो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यहां पे भी मुझे फोर्स जीरो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर। अब थर्ड सेकंड रीजन में देख लेते हैं। Q2 के कारण रिपल्शन होगा, फोर्स ऐसे लगेगा F2। Q1 के कारण भी रिपल्शन होगा, Q1 इसको इधर की तरफ भेजेगा F1। अब यहां पे मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि भैया अगर F1 और F2 बराबर हुए तो यहां पे F नेट जीरो हो सकता है। एग्जैक्टली होगा, इसी पॉइंट पे होगा, या यहां पे रखने पे होगा, यहां पे रखने। अभी पोजीशन नहीं निकाल रहा मैं, अभी मैंने जस्ट रीजन निकाला कि अगर मेरे पास कोई दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके बीच में, और उस सिस्टम के अंदर मुझे कोई एक चार्ज बिठाना है, तो मुझे वो कहां पे रखना चाहिए कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगे। अभी मैंने सिर्फ रीजन ढूंढा है, कितनी पोजीशन पे बिठाना है मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा। क्लियर। तो मुझे ये समझ आया कि भैया फर्स्ट मतलब चाहे लेफ्ट में बिठाओ चार्ज के, चाहे राइट में बिठाओ चार्जेस के, वहां पे तो एफ नेट जीरो नहीं होने वाला। एफ नेट कहां पे जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, क्यू नोट के ऊपर, ओह सॉरी रीजन 2 में, इन दोनों चार्जेस के बीच में। अब बीच में एग्जैक्टली बीच में बिठाना है, मतलब एग्जैक्टली बीच का मतलब क्या है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है तो क्या चार्ज मुझे D/2 पे बिठाना है, वो नहीं मुझे पता। ठीक है, वो मुझे नहीं पता, वो हम निकालेंगे। क्लियर है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो मुझे यहां से मेरा कॉन्सेप्ट क्या बना, फॉर लाइक चार्जेस, चाहे ये नेगेटिव नेगेटिव भी ले लो, चाहे आप नेगेटिव नेगेटिव भी ले लो, फॉर लाइक चार्जेस null point will be between the charges. Null point lies between the charges. नल पॉइंट आपका चार्जेस के बीच में लाई करेगा। नल पॉइंट कहां लाई करेगा, चार्जेस के बीच में लाई करेगा। ठीक है,
क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर केस टू, लाइक चार्जेस के लिए तो हो गया हमारा, लाइक चार्जेस के लिए क्लियर है। अब सेकंड केस, कि अगर एक चार्ज आपका पॉजिटिव है Q1 और एक चार्ज आपका नेगेटिव है Q2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है D। अब यहां पे मुझे Q2 को बिठाना है। अब यहां पे मेरे को Q2 बिठाना है, तो Q2 कहां बिठाऊं? अगेन मैं रीजन बना के देखूंगा, ठीक है। अगेन हम इसके क्या बनाएंगे, रीजन बनाएंगे। तो पहले सेव कर लेते हैं, हाँ, नोट्स सेव करना बहुत ज़रूरी है। नोट्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना, फिर आपको भी नहीं मिलेंगे और आपको पूरा लेक्चर देख के ही कॉपी में नोट करना पड़ेगा। लो भाई, तो रीजन वन, रीजन टू और ये रीजन थ्री, ठीक है, बिठाओ। एक बार हमने यहाँ रखा, एक बार हमने यहाँ रखा, और तीनों पे एनालाइज कर लेंगे। एक बार हमने यहाँ रखा, ठीक है, क्यू नोट। अब करो एनालाइज। Q1 इसको क्या करेगा, अगर मैं बीच में कर रहा हूँ एनालाइज, Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। Q1 के कारण जो फोर्स लगा F1, वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अब Q2 नेगेटिव है, Q2 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा यार। Q2 भी इधर लगाएगा फोर्स, इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। Q2 भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब इस पे दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहां पे F नेट जीरो तो नहीं हो सकता इस बार, F नेट जीरो तो नहीं हो सकता, है ना। अब अब यहां पे एनालाइज कर लो। Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अट्रैक्शन है Q2 के कारण, और Q1 के कारण रिपल्शन है F1। अब ये दो चार्जेस अगर यहाँ पे जीरो हुए तो F नेट यहाँ पे जीरो हो सकता है, F नेट यहाँ पे हमारा जीरो हो सकता है। और सेम अगर यहाँ पे ये इसको F1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, F1 इसको रिपेल करेगा, और F2 क्या करेगा बेटा, इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो F नेट हमारा यहाँ पे भी जीरो हो सकता है। अब कहाँ पे बिठाना है, मतलब मेरे को एक चीज पता लग गई, अगर मेरे अनलाइक पेयर हैं चार्जेस के, नल पॉइंट किस साइड, बीच में तो लाई करेगा नहीं, किस साइड करेगा, ये अभी हम देख लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर अनलाइक पेयर चार्जेस, फॉर अनलाइक पेयर चार्जेस, null point lies outside the charges। नल पॉइंट कहां पे लाई करता है, आउटसाइड द चार्जेस। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, ठीक है, नल पॉइंट हमेशा उस चार्ज के पास रहेगा जो छोटा है, ठीक है, एंड क्लोजर टू चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, क्लोजर टू चार्ज हैविंग, चलो इसको ना एक जर्नल लिखते हैं, ये हमने ये चीज देख ली। अब किधर लाई करेगा वो हमारा कौन बताएगा, यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं, दोनों के केस में ही, लाइक और अनलाइक के केस में, लाइक के केस में सेंटर बीच में लाई करेगा, बीच में किस साइड, छोटे वाले चार्ज की साइड, और बाहर अनलाइक हुए तो बाहर लाई करेगा, बाहर भी किस साइड, जो चार्ज छोटा होगा, ठीक है। नल पॉइंट, ऑल नल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू
null point is always closer to charge having smaller magnitude. Charge having smaller magnitude. Smaller magnitude. सर कैसे? दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। एक मान लो 3 कूलम का है और एक 5 कूलम का है। इन दोनों के केस में नल पॉइंट लाइक चार्जेस हैं। नल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? नल पॉइंट कहाँ लाई करेगा मेरा? वेरी गुड, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कहाँ पे? बीच में? बीच में नहीं, बीच में तो नहीं लाई करेगा क्योंकि दोनों चार्जेस सेम नहीं है। बीच में कब लाई करेगा? एग्जैक्टली बीच में कब लाई करेगा? जब दोनों चार्जेस क्या हो? सेम हो। दोनों चार्जेस क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो बीच में तो नहीं करेगा। ये कहाँ करेगा? छोटे वाले चार्ज की तरफ। यहां पे मेरा क्या आएगा? नल पॉइंट आएगा। ठीक, क्लियर? अगर यही चार्ज एक पॉजिटिव 3 कूलम और एक नेगेटिव 5 कूलम का हो, अब ये अनलाइक पेयर ऑफ चार्जेस हैं। अनलाइक पेयर चार्जेस हैं तो नल पॉइंट बीच में नहीं लाई करेगा, नल पॉइंट साइड में कहीं पे लाई करेगा। किस चार्ज की तरफ लाई करेगा सर? किस चार्ज की तरफ? जो छोटा है। छोटा का मतलब, अरे अच्छा, एक मैं और इसको ना नेगेटिव को ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अब कहोगे सर -5 छोटा है। ये इतना बुद्धि नहीं लगानी, ठीक है, इतना बुद्धिजीवी नहीं बनना हमने। क्या करना है? क्या भैया? नेगेटिव नेचर शो कर रहा है। नेगेटिव आपको ये बता रहा है दो अपोजिट चार्जेस हैं। छोटा कौन सा है? 3 कूलम वाला। तो नल पॉइंट हमारा 3 कूलम वाले की साइड लाई करेगा और वो भी बाहर। ये कौन सा स्टार बना दिया? ऐसे हम नल पॉइंट को दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? नल पॉइंट है। यहाँ पे अंदर लाई करेगा और यहाँ पे बाहर लाई करेगा। ये मत देखना भैया, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है सर, -5 3 से छोटा होता है तो -5 वाली साइड बना दे। इतने अच्छे काम नहीं करने, है ना? क्लियर है? अब सर कैसे निकालते? कैसे हैं निकालते? कैसे हैं तो भैया, कोई भी दो चार्जेस हैं, ठीक है, कोई भी दो चार्जेस हैं। अब एक जर्नल टर्म निकालते हैं हम। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे। पहले एक जर्नल एक्सप्रेशन हम निकाल लेते हैं जो आपके जेई में काम आने वाला है, और फिर हम इस पे, पहले यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, फिर हम इसको बोर्ड में हमें कैसे लिखना है वैसे भी करेंगे। उसके ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, मैं आपको ज़रूर क्वेश्चन दूंगा। वहाँ पे आप देखना कैसे करते हैं। ये नहीं होगा कि बोर्ड बोर्ड का कराया जाएगा। जैसे मान लो दो चार्जेस हैं हमारे पास, पहले हम सेम चार्जेस के लिए निकाल लेते हैं Q, और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, ये ले लेते हैं NQ। ठीक है, ये क्या ले लेते हैं? NQ। अब यहाँ पे n बड़ा ही होना चाहिए। चलो n क्या है? इंटीजर है। n हमारा एक वैल्यू होगी, n क्या होगा? एक इंटीजर होगा। मतलब क्या है? अगर ये चार्ज क्या है? 2 कूलम का है, तो ये उसका क्या होगा? मल्टीपल में होगा। ये उसका क्या होगा? मल्टीपल में होगा। एक चार्ज बड़ा है, एक चार्ज क्या है? छोटा है। सिंपल सी बात इतनी। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, r। ये दोनों r डिस्टेंस पे रखे होंगे। अब मुझे ये पता है कि नल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? बीच में लाई करेगा। सेम चार्जेस हैं, बीच में लाई करेगा। बीच में भी किस तरफ? छोटे वाले की तरफ। छोटे वाला कौन दिख रहा है मेरे को? Q, है ना? छोटे वाला कौन दिख रहा है? Q। तो यहाँ पे अब Q से कितनी दूर है? ये x डिस्टेंस दूर है। Q से कितना दूर हो गया? x डिस्टेंस हमारा ये दूर हो गया। ठीक, अब Q के कारण चार्ज, इसको नाम दे देते हैं AB, ताकि हमें फोर्स लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट पे हमने क्या रखा है? एक चार्ज रखा है Q0, सॉरी। अब नल पॉइंट पे इस Q0 चार्ज पे इन दोनों के कारण फोर्स सेम होगा। तो हम इस नल पॉइंट पे इस Q0 पे पहले मैं चार्ज निकालता हूं। A के कारण कितना चार्ज लग रहा है? A के कारण कितना फोर्स लग रहा है? सॉरी, A के कारण A क्या है? Q, K, Q, Q0
अपॉन ए से कितने दूर है, एक्स, सॉरी एक्स का स्क्वायर। बी के कारण कितना चार्ज लग रहा है, के एन क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन बी से कितना दूर हो गया ये, आर माइनस एक्स। ठीक है, कितना दूर हो गया, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। और हमें पता है ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट पे, नल पॉइंट वही पॉइंट होता है बेटा जहां पे नेट चार्ज क्या हो, जीरो हो। अगर ये दोनों, अब मैं बनाता हूं यहां पे, इसके कारण लगा एफ ए, इसके कारण लगा एफ बी। अब नल पॉइंट है, नल पॉइंट है तो एफ ए और एफ बी क्या होना चाहिए, जीरो, सेम होना चाहिए एट नल पॉइंट। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों फोर्सेस बराबर हो गए, जब भी कैंसल आउट होगा, जब भी ये चार्ज क्यू नोट क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। बात क्लियर आती है मेरे बच्चों को, बहुत बढ़िया। वैल्यू डालो, के क्यू क्यू नोट अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एन के क्यू क्यू नोट अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो के क्यू क्यू नोट से के क्यू क्यू नोट कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा, 1/x² इज इक्वल टू एन अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए, ठीक है, इस टर्म को कॉपी कर लेते हैं, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लो। क्या करो, स्क्वायर रूट लेके, टेकिंग स्क्वायर रूट, सोल्व करने में दिक्कत है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1/x, एन का स्क्वायर रूट, रूट एन, और इसका क्या बचेगा, आर माइनस एक्स। तो यहाँ से मेरा क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई आर माइनस एक्स इंटू एक्स। अब ये एक्स और एन सेम सेम दिखने लग जाएगा आपको, एक्स और एन के साथ ना थोड़ी सी दिक्कत है, आर माइनस एक्स और एक्स रूट एन। ठीक है, अब एन, अब आपको यहाँ से ये क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एन। तो ये क्या आया आपका, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स क्या आया आपका, एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन, आर अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे याद रखने की बात क्या है, ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर, एक्स क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ठीक है, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, छोटे वाले चार्ज से हमने एक्स डिस्टेंस मेजर किया है, अभी आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको याद रखनी है। वैल्यू क्या आई, ये किसके लिए आया है रिजल्ट, किसके लिए आया है रिजल्ट बेटा, दोनों लाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, दोनों लाइक चार्जेस के लिए। अब देखो डायग्राम देखो, साफ पता लग रहा है एक्स कहाँ से लिया गया है, छोटे वाले चार्ज से हमने डिस्टेंस मापा है एक्स। ठीक है, छोटे वाले चार्ज से हमने डिस्टेंस मापा है बेटा एक्स। क्लियर। अब सर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे ही बना लो, एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज दूसरा 2q, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है r। तो यहाँ पे नल पॉइंट क्या होगा, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। ठीक है, ये है अभी आपके लिए शॉर्ट, आज आप इसको पढ़ोगे, कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा।
ठीक है, मतलब कल का, आज सैटरडे है, सैटरडे को क्लास आ रही है, तो मंडे को, कल के लिए थ्योरी का टाइम आपको दिया है। आज आप ये थ्योरी सारी की सारी कवर करोगे, मंडे को आपको मैं इसी नल पॉइंट प्रॉब्लम के ऊपर सीबीएसई के क्वेश्चन कराऊंगा। जेई के तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, नल पॉइंट बीच में लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा? x इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन। सर एन की वैल्यू ये होती थी ना, चीजें ऑब्जर्व करना सीखो। तो आर अपॉन रूट टू प्लस वन, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये भी क्यों, दोनों ही सेम ले लें, कहा था ना कि दोनों सेम लोगे तो बिल्कुल बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे जो नल पॉइंट होगा x, उसकी वैल्यू क्या होगी? r अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई हमारी? वन। तो r अपॉन अंडर रूट वन प्लस वन क्या आ गया बेटा? r बाय टू। क्या आ गया आपका? r बाय टू। ठीक है, तो दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच में नल पॉइंट कहाँ आएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, उनके सेपरेशन के बिल्कुल हाफ पे आएगा। ठीक है, क्लियर होता है? बहुत बढ़िया। अब आपको, जैसे यहां पे मैंने, कहाँ गया एक्सप्रेशन, ये रहा, ये आपको सोल्व कराया, आप ऐसे ही एग्जैक्टली सोल्व करोगे फॉर अनलाइक चार्जेस। फॉर अनलाइक चार्जेस क्या मतलब? एक पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज एन क्यू। अब इनके बीच में अगर हमें क्यू नोट कोई फोर्स रखना है तो वो कहाँ रखना पड़ेगा बेटा? बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, और छोटे वाले चार्ज की तरफ रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा क्या आएगा? नल पॉइंट आएगा, और यहाँ से मैंने एक्स डिस्टेंस इस पे रखा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगी? आर अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन। आर अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन। ये आपको ध्यान रखना है, आपको निकालना है ये। ठीक है, आपको ये चीज, जैसे यहाँ पे फोर्सेस करके हमने निकाली थी नल पॉइंट पे फोर्सेस, एक्चुअली यही जो है ना, ये सेम पैटर्न है आपको रिटर्न में लिख के आने का सीबीएसई में। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू राइट इन सीबीएसई, इन दिस वे you have to solve questions in board exam। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाएंगे, एक जगह पे x डिस्टेंस पे हम क्या ले लेंगे? नल पॉइंट अपना मान लेंगे, फिर F1 की वैल्यू निकाली, FB की वैल्यू निकाली, और दोनों को नल पॉइंट की थ्योरी क्या है? दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट। ठीक, ये लो जी। और इससे ज़्यादा आप क्या मांगोगे मेरे से, है ना भाई? अब तो इससे ज़्यादा अगर पढ़ाना पड़ेगा तो आपको मेरे को घर पे बुलाना पड़ेगा, बहुत खर्चा आ जाएगा आपका। ठीक है, मेरा टाइम बहुत महंगा है भाई, अभी आपके लिए है तो बढ़िया, है ना? सारी चीज़ें बार बार दोबारा भी लिख दी हैं, ऐसे आपको सोल्व करके आना होता है सीबीएसई में। तो मैं आपको इसी तरीके से यहाँ पे सोल्व करना, और एक्स की वैल्यू ये आएगी। मैं आपको एंड में सारी चीज़ें बता देता हूँ हमने किया क्या है। नल पॉइंट की जो समरी है, नल पॉइंट क्या है भाई? नल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे एफ नेट क्या होगा? ज़ीरो होगा। एफ नेट मतलब चार्जेस क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, चार्जेस क्या होंगे? सेम होंगे। तो नल पॉइंट की अगर हम बात करें फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस ऐसे लिखते हैं, नल पॉइंट
for like charges and for unlike charges. लाइक चार्जेस के लिए कहाँ पे लाई करता है? लाइज बिटवीन देम, लाइज बिटवीन देम, चार्जेस के बीच में लाई करेगा। और अनलाइक चार्जेस के लिए लाइज आउटसाइड द चार्जेस, चार्जेस से बाहर लाई करेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। पोजीशन ऑफ नल पॉइंट x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट n प्लस माइनस वन। देखो एक फॉर्मूले में प्लस आता है और एक फॉर्मूले में माइनस आता है। प्लस लाइक चार्जेस के लिए और लाइक चार्जेस, और माइनस कब लेना है आपको? फॉर अनलाइक चार्जेस। ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा सा पीछे करके डब्बे में बंद कर देंगे। अब ये हो गई आपकी थ्योरी। किसके लिए? नल पॉइंट के लिए। ये पेज आपको ध्यान रखना है, नोट्स में ऐसे ही चिपका लेना इसको। नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे? है भाई, नोट्स बना रहे हो या नहीं, ये भी बता देना भाई। आपके पास फिजिकल नोट्स होने चाहिए बेटा। यहाँ से तो देखो मैं दे ही रहा हूँ, है ना। कोई चीज़ छूट जाती है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, बट आपके पास फिजिकल नोट्स तो यार होने चाहिए, क्योंकि फिजिकल नोट्स के बिना ना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मानो या ना मानो, फिजिकल नोट्स के बिना आपकी पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम क्लास को रैपअप करेंगे। 1 मिनट का टाइम है, मैं भी पानी पी के आता हूँ। ठीक है, पानी वानी पी लेते हैं भाई, 1.5 घंटे के आसपास होने वाला है, तो पानी पियो और एक लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम क्लास बंद करते हैं। चलो जी, आई होप आपने पानी वानी पी लिया। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसके बाद हमारा चार्जेस वाला जो भी पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको एक न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर मिलेगा, जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे इस पे क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, कोशिश करो कि आप बना सकते हो सिचुएशन या नहीं बना सकते। ठीक है, चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ रोड ऑफ चार्ज क्यू, रोड है जिसकी लेंथ दी हुई है L, इज एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज है Q और एक रोड है। ठीक है, एक क्या है? रोड है भाई जिसकी लेंथ है L, और जो इस पॉइंट चार्ज से D डिस्टेंस पे है, जो इस पॉइंट चार्ज से D डिस्टेंस पे है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। अब ये भी एक पॉजिटिव चार्ज रोड है, क्योंकि अगर नेगेटिव बोला होता तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म। तो एक पॉजिटिव चार्ज रोड है D डिस्टेंस पे और L लेंथ की एक रोड है, तो हमें इनके बीच में क्या करना है? फोर्स निकालना है। तो दो चार्ज बॉडीज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? दो चार्ज बॉडीज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज बॉडीज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे निकालते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमें कहाँ से पता लगा है? कूलम्स लॉ से। अब कूलम्स लॉ की एक लिमिटेशन है। ठीक है, क्या लिमिटेशन है सर? कूलम्स लॉ की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने पहला ही पॉइंट लिखा था कि यह जो चार्ज है, ये जो फोर्स है, कूलम्स लॉ जो है वो आपका पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है।
ठीक है। अब जो आप सोच रहे थे ना कि हम यहाँ पे फोर्स निकालना है, कूलम स्लो लगा देंगे, लेकिन कूलम स्लो तो यहाँ पे लग ही नहीं पाएगा। एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। क्लियर है ना? कुछ बच्चों ने दिमाग यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ से लेके अब D+L डिस्टेंस पे कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। ऐसा नहीं होता। हमें सिचुएशन समझनी पड़ती है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है? कूलम स्लो थ्योरी में क्या कहता है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ मैं तो पॉइंट चार्जेस पे लगूंगा। यहाँ पे जो चार्ज आया, यहाँ पे चार्ज कैसा आया? दिस इज एन एक्सटेंडेड चार्ज। ठीक है। इसकी खास बात क्या है? ये हमारा एक एक्सटेंडेड चार्ज है। तो फिर सर अब क्या करें? अब क्या करें बताओ? तो बेटा हमें तो यही पता था कि अगर पॉइंट चार्ज होता, है ना, ये एक क्यू है और यहां पे भी एक पॉइंट चार्ज होता डे डिस्टेंस पे, तो हम उन दोनों के बीच में फोर्स लिख देते। F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वेयर, है ना? ऐसा ही कुछ होता। इस पे फोर्स कितना है? कैपिटल क्यू। लेकिन हम अब डायरेक्टली नहीं जा सकते। अब हमें यहाँ पे अगर हमें पॉइंट चार्ज के बारे में फोर्स पता है, अब अगर इस रोड को मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक कर दूं तो, है भाई, ये जो इतनी लंबी ये रोड है लेंथ की, इसके मैं क्या करूं? छोटे छोटे पीसीज कर दूं और ऐसे कर दूं कि इस पे क्या रहे? चार्जेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट रहे। अगर मैं इस छोटे छोटे पीस करता जाता हूं और ये क्यू चार्ज तो यहाँ पे है ना, एल लेंथ में डिवाइडेड है। मान लो 10 सेंटीमीटर की लेंथ है तो एक एक मीटर में 10 पीस मैंने कर दिए, और फिर इन सभी के कारण इन फोर्सेस निकालता रहूंगा। अब ये क्या बन गए मेरे पॉइंट? ये क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा तो 10 के 10 का मैं क्या करके जोड़ के नेट फोर्स निकाल दूंगा। ऐसा कर सकते हैं ना भाई? है ना? देखो इस वाले का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डी। इसका D+1, D+2, D+3, एक एक मीटर के क्या कर दिए मैंने? पीस कर दिए। और सबका पॉइंट चार्ज हो जाएंगे ये, और इनके बीच का फोर्स निकालेंगे, ऐड कर देंगे, है ना? अब सर ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसी के लिए हमारे पास एक टूल होता है ना? इसको सोल्व करने का जो हमारे पास टूल है बेटा, वो क्या है? इंटीग्रेशन। सर जोड़ना है हमें, जोड़ने को ही तो इंटीग्रेशन कहते थे। अरे हाँ, याद आ गया। है ना, क्लास 11th में पढ़ाया था कि भैया जोड़ने का नया तरीका, है ना, मेंटो जिंदगी जोड़ने वाली क्या है? इंटीग्रेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम इन बीच में से कोई भी, ये तो डी डिस्टेंस पे है ये, इस एलिमेंटल स्ट्रिप के टुकड़े को एक टुकड़ा उठा लेंगे। ठीक है? क्या करेंगे? हम एक टुकड़ा उठा लेंगे। क्लियर? सो वी विल टेक, अब एलिमेंट लेना लेना है रोड के लिए। एलिमेंट क्या लेंगे? एक स्ट्रिप लेंगे। वी विल टेक एन एलिमेंटल स्ट्रिप ठीक। हम क्या लेंगे? एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे। इस रोड में से हमने, मान लेते हैं ये वाला पीस मैंने उठा लिया, कोई भी उठा लो। ये वाला पीस क्या करा मैंने? उठा लिया। कितनी दूर है यहां से हमें नहीं पता, हम क्या ले लेते हैं? एक्स डिस्टेंस पे। कितनी दूर है? एक्स डिस्टेंस पे है। तो क्या लिखेंगे? एट अ डिस्टेंस एक्स, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम क्यू। क्लियर?
अब हमारा जो एलिमेंट आया, अब हमारा जो एलिमेंट आया, एक ये चार्ज Q था जो पॉइंट चार्ज था, इससे x डिस्टेंस दूर पे हमने एक एलिमेंट उठा लिया, ये जो स्ट्रिप को तोड़ा था और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था, इस पे एक स्मॉल एलिमेंट ये हमने ले लिया। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी? छोटा सा एलिमेंट है, x से आगे कितनी लेंथ? dx। कितनी लेंथ का है? dx लेंथ का है। इसके ऊपर हम चार्ज लिखेंगे के क्यू क्यू। अरे सर, इस पे क्यू क्या है? इस पे हम स्मॉल चार्ज मान लेते हैं। कितना? डी क्यू। इस पे हमने एक स्मॉल चार्ज मान लिया, क्या? डी क्यू, है ना। अब इनके बीच में हम फोर्स लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां से उठाओ और अगले पेज पे लेके चलते हैं। सर सब कुछ ना माने ही जा रहे हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स लिखते हैं। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट पे हमने फोर्स निकालना है, तो ये फोर्स क्या लेंगे हम? स्मॉल फोर्स। छोटा फोर्स ये आएगा, सबको ऐड कर करके हमारे पास बड़ा फोर्स आ जाएगा। स्मॉल फोर्स डी एफ, क्या वैल्यू होगी? के क्यू डी क्यू अपॉन कितना दूर है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। सर आपने सब कुछ ही मान लिया है भाई, आपने तो सब कुछ ही मान लिया, है ना। तो क्या भैया, डी क्यू की वैल्यू तो बताओ सर, इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू कैसे निकालें? अब देखो, इसकी वैल्यू, वैल्यू समझने के लिए दो चीजें समझ लेना, मतलब आपने सुनी होंगी। अब इस रोड पे टोटल चार्ज क्या है? प्लस क्यू। कितनी लेंथ पे? एल लेंथ पे। इसकी यूनिट लेंथ पे एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक ना आपने वर्ड सुना होगा लीनियर, या जो भी लीनियर मास डेंसिटी, यहां पे चार्ज की बात हो रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है सर? लैम्डा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बता दिया? एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? लैम्डा है। अगर हम बात कर रहे हैं ना लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है चार्ज ऑन वन यूनिट लेंथ। अब ये सारा क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। अगर वन यूनिट लेंथ पे चार्ज लेमडा है, तो इसकी लेंथ कितनी है? डीएक्स। डीएक्स पे कितना हो जाएगा? है भाई, अगले पेज पे ले आया हूं मैं, यहां पे नोट्स ही कर लेते हैं साइड में। तो चार्ज ऑन डीएक्स लेंथ, डीएक्स लेंथ क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू डीएक्स। अब ये सर फिर लेमडा, अब इस लेमडा की वैल्यू क्या होती है भैया? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, एक यूनिट पे है ना, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, ये आ गया हमारा चार्ज डी क्यू। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो बच्चे यूनिटरी मेथड, कहीं पे भी फंस जाओ यूनिटरी मेथड लगा लो। सिंपल सी बात, एल लेंथ की रोड है, इस पे चार्ज क्या है? क्यू। तो एल लेंथ पे चार्ज कितना है? क्यू है। यूनिट लेंथ पे क्या होगा? क्यू बाय एल। अरे इसी को हम लेमडा बोल रहे थे। हमारे पास कितनी लेंथ है? dx। तो dx लेंथ पे चार्ज कितना हो गया? क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। ये आ गया सर आपका डी क्यू। तो सर सीधा सीधा बोल देते भैया, सीधा सीधा ही क्लास 11th में बोला था, उसी के लिए टर्म्स आती हैं अब आगे, क्योंकि सीधे सीधे आपका सीबीएसई नहीं लिखता है ना, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी देगा,
वो एरियल चार्ज डेंसिटी देगा, वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी देगा। समझ रहे हो, हर बार सीधा सीधा से काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास स्मॉल चार्ज क्या आ गया यहाँ से, डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो डी एफ क्या आया हमारे पास, के क्यू डी क्यू की वैल्यू लेमडा डी एक्स, या फिर कहें क्यू बाय क्यू डी एक्स अपॉन एल इंटू एक्स का स्क्वायर। क्यू बाई एल वैल्यू डाल दी हमने, क्यू बाई एल डी एक्स। ठीक है, जो क्या आया कहाँ से, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, डी क्यू की वैल्यू। अब स्मॉल फोर्स ये आ गया। ठीक है, तो नेट फोर्स के लिए, नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। इंटीग्रेशन होगा डी एफ का। अब इंटीग्रेशन करना कहां से कहां तक है, लिमिट्स बता दो इंटीग्रेशन की क्या होंगी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स इंटीग्रेशन की कैसे पता चलती हैं, है भाई, लिमिट्स नहीं पता चलती सर, हमें लिमिट्स क्या लेनी है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स बेटा वैसे निकालते हैं जहां पे वो वैल्यूज जिससे मेरा सिस्टम कंप्लीट हो जाए, वो वैल्यूज, अब मैं वैसे ही लिख रहा हूं, वो वैल्यूज जिससे मेरा सिस्टम कंप्लीट हो जाए। समझ नहीं आया, देखो यहां से आएगा समझ। सिस्टम क्या है मेरा, कौन सा सिस्टम ऑब्जर्वेशन में है, ये रोड है। रोड ही तो दिक्कत दे रही है यहाँ पे, और क्या दिक्कत दे रहा है, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े किसके किए हैं, रोड के ही तो किए हैं ना। तो रोड को ही मेरे को कंप्लीट करना है। अब रोड को कंप्लीट करने के लिए हमें पहली स्ट्रिप यहाँ पे रखनी पड़ेगी भाई। अब मैं रेड से कर रहा हूँ इसको, पहली स्ट्रिप मुझे यहाँ पे रखनी पड़ेगी। क्लियर है, समझ रहे हो। और आखिरी स्ट्रिप मुझे यहाँ पे रखनी है, एक स्ट्रिप इससे जोड़ के फिर मैं दूसरी स्ट्रिप रख दूंगा, ऐसे ही तीसरी स्ट्रिप, और आखिरी स्ट्रिप कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक ये रोड की लेंथ है, यहाँ तक। ठीक है, हमने कौन सी स्ट्रिप उठाई है, ग्रीन वाली। ग्रीन वाली के लिए डिस्टेंस क्या था, एक्स था। अब पहली स्ट्रिप के लिए डिस्टेंस क्या है मेरा, पहली स्ट्रिप कहाँ पे रखनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक्स की वैल्यू मापूं, पहली रोड पहली स्ट्रिप मुझे यहाँ रखनी है, और आखिरी स्ट्रिप मुझे यहाँ पे रखनी है। तो एक्स की वैल्यू दोनों केसेस में इसको उठा ही लेते हैं ना, इसको मिनट, इसको हम उठा के यहाँ पे रखते हैं। यहाँ से अब आपको लिमिट्स लेनी भी सिखा देते हैं भाई। ठीक है, तो अब पहली स्ट्रिप मैंने यहाँ रखी, पहली स्ट्रिप यहाँ से एक्स की वैल्यू ये, और आखिरी स्ट्रिप के लिए एक्स यहाँ तक जाएगा, है ना भैया। इंटीग्रेशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स ही तो है डी एक्स के साथ। अब ये मत कहना कि एक्स ही क्यों लिखा हुआ है, नहीं तो क्लासेस लगा लो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, डी के बराबर है ना भाई। ये वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, डी। क्लियर, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ तक डी है, और ये वाली वैल्यू कितनी थी, रोड की लेंथ कितनी थी, एल लेंथ तक ही तो मुझे कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी बेटा, डी प्लस एल। तो लिमिट्स मेरी क्या आ गई, डी पे पहला सिस्टम मुझे कहाँ पे रखना है, डी पे, और आखिरी स्ट्रिप कहाँ पे रखनी है, डी प्लस एल पे। तो मेरी स्ट्रिप से पूरी की पूरी रोड कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेरी आ गई बेटा लोअर लिमिट, कि मुझे पहला कहाँ पे रखना है, और ये मेरी आ गई बेटा अपर लिमिट। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर कंप्लीट फोर्स एफ नेट निकाल लेते हैं। एफ नेट इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, कहाँ से कहाँ तक, डी से डी प्लस एल, और इसकी वैल्यू क्या थी, डी से डी प्लस एल के
स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डी एक्स अपॉन एल इंटू एक्स का स्क्वायर। तो के क्यू कैपिटल क्यू भी बाहर आ जाएगा, एल कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो 1/x² का इंटीग्रेशन आई गेस आपको सोल्व करना आता है, के क्यू क्यू अपॉन एल, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा -1/x। इंटीग्रेशन कर लेना, -1/x, लिमिट डी से डी प्लस एल। एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट करो, ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। एफ नेट माइनस के क्यू क्यू बाय एल, अपर लिमिट 1/d प्लस एल माइनस 1/d। ठीक है, यहाँ से माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल, ये क्या बचेगा, डी माइनस एल अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, एलसीएम लेके। तो डी से डी कैंसिल, यहाँ पे बचा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, एल से ये एल कैंसिल। तो एफ नेट कितना आया, के क्यू क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। ये आपका आया फाइनल आंसर। ठीक है, और इसको ना, इस रिजल्ट को याद भी कर लेना, कई बार डायरेक्ट भी आपके काम आएगा ये रिजल्ट। ठीक है, कई बार आपके डायरेक्ट काम आएगा ये रिजल्ट। तो आई होप आपको समझ आया है। नहीं समझ आया तो आपके पास वही, मैं बार बार कहता हूँ, रिवाइंड करने की पावर है, रिवाइंड करो। और सारी चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन करना छोड़ दिया है, इंटीग्रेशन कहोगे तो वो भी बता देंगे, क्यों यहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं लगा, सब कुछ आपको डिटेल में पता है। तो इसी के साथ चार्जेस वाला टॉपिक यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चार्जेस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन रहते हैं कुछ बढ़िया वाले, सीबीएसई वाले आप कंप्लीट कर लोगे। आई नो इतना पढ़ाने के बाद 5 लेक्चर में कुछ नहीं छूटा, सब कुछ हमने चार्ज का कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तीनों चीज़ें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया भैया वो कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।